नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज राजपुरोहित। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बेहतर हुरें। 4 जून 2023 को जब से ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है, टीजर लॉन्च हुआ है, तब से लगातार इंडिया के अंदर विवाद देखने को मिल रहे हैं। द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और उसके बाद में एक और मूवी। अब कई सारे लोग इसको इस्लामोफोबिया मूवी बोल रहे हैं, कई लोग इसके बारे में मनगढ़ंत बातें बताते जा रहे हैं, लेकिन असल में है क्या, ये मूवी है किसके बारे में, इसका कंटेंट क्या होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ में इसी टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या सच में मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है लगातार इंडिया के अंदर। क्या जो फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड है वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है। साथ में ये भी बात करेंगे कि मुसलमान इससे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं या उनको टारगेट तो नहीं किया जा रहा। लास्ट में बात करेंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या कहती है हिस्ट्री इन सब के बारे में। देखते रहिए टीवी बार 24, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये शख्स है शोएब जमाई। डिबेट के अंदर शोभिता खान से जब ये डिबेट कर रहे थे तो इन्होंने एक इस्लाम की लाइन को कोट करते हुए ये कहा कि इस्लाम कभी भी एक हिंदू लड़के के साथ में शादी को स्वीकार नहीं करता है और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी स्वीकार्य नहीं है। अगर उनकी असली भाषा में बोला जाए तो एक वीडियो और देख लीजिए। इसमें शोएब जमाई ये कहते हैं कि अगर उनके जो पति हैं शोभिता खान, अगर उन्होंने भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया है तो उनके बच्चे भी हरामी होंगे। ये सीधे सीधे तौर पर उनके बच्चों को गाली है। उसके बाद में ही शोभिता खान ने उनके ऊपर हाथ उठाया और उन्हें मारा भी। ऐसी ही रेडिकलाइजेशन कई सारी सीखें, जो सीख होती है, जो इल्म होता है, वो कई सारे लोगों को दिया जाता है। ये एकदम एक्चुअल फिगर है। कई हमें ऐसे वीडियोस देखने को मिलती है, कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलती है। अब ये भी क्यों मिलती है, वीडियो में बने रहिए, आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि बेहतर हुरे मूवी है किसके बारे में। दरअसल बेहतर हुरे मूवी है जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया के अंदर और आउट ऑफ द इंडिया, उन लोगों को किस तरीके से तैयार किया जाता है या उनको किस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके बारे में ये पूरी मूवी है। अब इसके अंदर जिन टॉपिक्स, जिन आतंकवादियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ज़रा उनके बारे में भी जान लीजिए। ये मूवी इस्लाम धर्म के ऊपर असल में है ही नहीं। ये मूवी है आतंकवादियों के ऊपर, वो भी गिने चुने आतंकवादियों के ऊपर। उनका मैं नाम बता देता हूँ आपको। ओसामा बिन लादेन, 26/11/2001 अमेरिका के ट्विन टावर के ऊपर एरोप्लेन से हमला हो जाता है। उनकी वेटिकन सिटी के ऊपर हमला होता है। बाद में उनकी जो पेंटन हाउस है उसके ऊपर भी हमला किया जाता है। जो वॉशिंगटन हाउस में जो व्हाइट हाउस है उसको भी हमला करने की कोशिश की जाती है। वो है ओसामा बिन लादेन। ट्विन टावर हमले के अंदर तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे सिर्फ उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से। सबसे पहला ओसामा बिन लादेन। दूसरी बात करते हैं अजमल कसाब की। अजमल कसाब को इंडिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। 26/11 का हमला 2008 के अंदर ताज होटल के अंदर तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लोगों को गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। उसके साथ में उसके 14 साथी भी होते हैं। उनके साथियों को तो मार दिया जाता है, लेकिन अजमल कसाब को बाद में पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। अजमल कसाब ये खुद कहता है पुलिस वालों को, या जो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कि उसे जन्नत का लालच दिया गया था, उसे बेहतर हुरों के बारे में बताया गया था, जन्नत और दोज़त के बारे में भी बताया गया था। उन सब से इन्फ्लुएंस होकर उसने जिहाद का रास्ता चुना है। अब आप में से जो लोग जिहाद का मतलब नहीं जानते उनको ये बता देता हूँ। देखिए, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। मैं इंटरनेट पर स्थित एक कोई शब्द है जिहाद, इसका अर्थ आपको समझा रहा हूँ कि जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर की बुराई को मारना, ना कि जिहाद का मतलब होता है बाहर जाकर आप किसी को भी मारें। सबसे ज़्यादा जो इस्लाम के अंदर जो कुरान है, कुरान की आयतों को मिस प्रोनाउंस करके, उनको गलत उनका अर्थ बताकर इन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, और ये एकदम सच है। अब आप में से ज़्यादातर लोग इंडिया में हुए हमलों या फिर आतंकवादियों को इससे रिलेट करके देखते हैं, लेकिन असल में इंडिया में ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जो सीरिया, ईरान, यमन, ओमान, लेबनान, इन इलाकों के अंदर है। अब ये भी क्यों है, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको एंड में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप बस वीडियो पूरा देखते रहिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साथ में ही इंडिया में क्या लगातार कंटिन्यू चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। दूसरा बात करते हैं हम याकूब मेनन के बारे में। तो याकूब मेनन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दें, 1993 के अंदर ट्रेनों में बॉम्ब ब्लास्ट होता है बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर। जब ये ट्रेनों के बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उनका जो मेन अक्यूज था वो था याकूब मेनन, और याकूब मेनन के साथ में और भी कई सारे लोग होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मसूद अजहर के बारे में। तो मसूद अजहर के बारे में आप लोग नहीं जानते। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे दिल्ली की एक फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है और उसे अफगानिस्तान के काबुल में ले जाकर लैंड कराया जाता है। आपको पता होगा, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो मैं इसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पूरे इंसिडेंट को आप जाकर देख सकते हैं।
और याकूब मेनन की और बात की जाए तो उसने कई सारी सुसाइड बॉम्बिंग करवाई है, टारगेट किलिंग करवाई है, और सबसे बड़ा उसने जो घटिया काम किया है वो पुलवामा के 40 वीर जवानों को शहीद करके। आपको पता होगा पुलवामा अटैक के बारे में, आप सब लोग ज़रूर जानते होंगे। पुलवामा अटैक के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था मसूद अजहर, जो आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है और न जाने कितने मिलियन डॉलर का इसके ऊपर इनाम है। उसके बाद में बात करते हैं हाफिज़ सईद के बारे में। तो हाफिज़ सईद वो शख्स था जिसने 2006 के अंदर मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे, और साथ में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था 26/11 का, उसके अंदर भी इसका हाथ था और ये मास्टरमाइंड था उसका। अगला जिसमें आतंकवादी के बारे में बात किया जा रहा है वो है सादिक सईद। सादिक सईद भी 26/11 के हमले के अंदर मास्टरमाइंड था। उसके बाद में आता है बिलाल अहमद। बिलाल अहमद 2000 के अंदर जो रेड फोर्ट के ऊपर हमला किया जाता है, लाल किले के ऊपर आतंकवादी हमला होता है, उसके अंदर इसका हाथ था और ये मास्टरमाइंड था उसके अंदर। लास्ट में बात करते हैं हाकिम अली, तो ये भी इसी के साथ में था। इन सारे टेररिस्ट के ऊपर ये सारी मूवी, ये मतलब ये पूरी 72 हुरों वाली मूवीज होने वाली है। इसके अंदर इस्लाम का या फिर कुरान की आयतों का कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं होगा। इस मूवी के अंदर दरअसल ये दिखाया गया है कि कैसे आउट ऑफ द इंडिया किस तरीके से लोगों को सुसाइड बॉम्बिंग के लिए या फिर जिहाद करने के लिए, सो कोल्ड जिहाद करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। उनको कुरान की आयतों का गलत मतलब समझाकर, उनको ब्रेन वॉश करके ऐसे काम करने के लिए उनको तैयार किया जाता है। अब इन सब चीज़ों को आप सब लोगों को समझना होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे, और मैं मुस्लिम पक्ष से ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो आप उनसे ज़्यादा दूर चले जाएंगे, और लोगों को जो और आने वाली जनरेशन होगी इन चीज़ों के बारे में कभी उनको क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। ये बात मैं मानता हूँ कि जब ऐसे अटैक्स बढ़ने शुरू हुए थे तो कई सारे हमारे मुस्लिम भाइयों ने और मुस्लिम मौलानाओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर कई सारी ऐसी सभाएं आयोजित की थी, जिसके अंदर उन्होंने इन सब चीज़ों का मतलब समझाने के लिए डिबेट की थी, जिसके अंदर ये समझाया गया था कि ये जो जिहाद होता है, जो लोगों को मारना होता है, वो सही नहीं है। कुरान की आयतें क्या कहती, इन सब के बारे में समारोह भी हुआ था। लेकिन लेकिन दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि हमारी जो नेशनल मीडिया है उसने इसको कवर नहीं किया था। वैसे आपको बता दें कि इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम फ़िरके हैं उन सब ने ISI और साथ में जितने भी आतंकवादी गुट है, चाहे वो अलकायदा हो या फिर हक्कानी नेटवर्क हो, उन सब के ऊपर फतवे जारी किए हुए हैं, और साथ में ये भी कहा है अपने लोगों को कि वो सब इन्हें ज्वाइन ना करें क्योंकि ये आतंकवाद है, ये जिहाद नहीं है। लेकिन दुख सबसे बड़ा यही है कि लोगों ने या फिर जो हमारी नेशनल मीडिया उसने इसको इतना कवर नहीं किया था। अब इस मूवी को बनाया किसने, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं और उनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेते हैं कि उन्होंने आखिर किया क्या है। अगर मूवी की बात करें तो मूवी को 2019 के अंदर गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी IFFI के अंदर इंडियन पैरानोमा सेक्शन के अंदर टीजर को लॉन्च किया गया था, उसकी स्क्रीनिंग करवाई गई थी वहां पर, और इसे यूनेस्को गांधी मेडल का भी अवार्ड मिला था। वहीं बात करें इसके डायरेक्टर के बारे में तो संजय पूरन सिंह इसके डायरेक्टर है, और उन्हें 2 बार बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है, और इस मूवी के लिए उन्हें 2021 के अंदर नेशनल अवार्ड मिला था। वहीं बात करते हैं फिल्म सर्टिफिकेट के बारे में, तो जो फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड है इसने इसको बिना किसी कट के, बिना किसी ऐसे चीज़ के बारे में म्यूट किए हुए उसे रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे इंडिया के मुसलमानों को खतरा होगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप फैलाते हुए देखते हैं लोगों को, तो उनको आपका विरोध करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग एक मूवी की आड़ में बस अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वहीं बात करें अगर इसके को प्रोड्यूसर के बारे में अशोक पंडित जी, तो वो भी लगातार ऐसी मूवीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ज़्यादातर समाज को सुधारने के लिए काम होती है, और उनके एक और प्रोड्यूसर है गुलाब सिंह तंवर करके। वैसे बता दें आपको, ये मूवी 2019 के अंदर ही बनकर तैयार हो गई थी, तो इसे अभी का प्रोपोगंडा देखकर रिलीज करने के पीछे के कोई रीजंस मुझे तो देखने को नहीं मिलते, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। कोविड आने के बाद में इस मूवी की रिलीज डेट को लगातार टाला ही जा रहा था, और इसे सही माहौल देखकर रिलीज करने का मौका देखा जा रहा था। उसके बाद में द कश्मीरी फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद में इनको ये मान सकता हूँ मैं कि मौका मिला था इस मूवी को रिलीज करने का। अब बात करते हैं कि आखिरकार इनकी जैसी और कितनी मूवीज आने वाली है, और क्या मूवीज वाकई में टारगेट करती है इंडियन मुस्लिम्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं उरी के बारे में। तो उरी जो 2000 आपको पता हो 18 के अंदर सबसे मोस्ट अवेटेड काफ़ी सुपर हिट मूवी थी, उसके अंदर बस एक डायलॉग था। उस डायलॉग के अंदर विकी कौशल का कैरेक्टर है, वो एक आतंकवादी को गोली मारने के बाद में ये कहता है कि तुम्हारी 72 हुरों को इंडियन आर्मी का सलाम कहना। अब इससे मुस्लिम पक्ष इतना नाराज़ हुआ कि उसने हड़ताल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में इस मूवी के इस डायलॉग को काट दिया गया था। आप इस डायलॉग को देख सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बात करते हैं द कश्मीर फाइल के बारे में। दरअसल द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज हुई थी, 450 करोड़ रुपए कमाए थे। इस मूवी ने बखूबी बताया कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के साथ में कितना अन्याय हुआ था। लेकिन ये मूवी रिलीज हुई, अच्छा खासा कमाया पैसा, 450 करोड़ रुपए इसने इकट्ठे किए, 8.7 IMDb की रेटिंग भी ली और साथ में कई नेशनल अवार्ड और कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी अपने नाम पर किए। लेकिन दरअसल बात यह है, द कश्मीर फाइल रिलीज हुई, लोगों में काफ़ी आक्रोश था, लेकिन सिर्फ 1 महीने तक। जब इसके जो प्रोड्यूसर वगैरह थे उन्होंने 450 करोड़ रुपए कमाई। आप ये मान के चलिए कि 200 करोड़ रुपए तो सपोज कीजिएगा उन्होंने टैक्स में या फिर जो अपने थिएटर वाले लोगों, जो जिन थिएटरों में ये मूवी रिलीज हुई थी उनको दे दिए होंगे, और बात कीजिए इनके पास 200 करोड़ ही बचे होंगे। 200 करोड़ में से 100 करोड़ आप मूवी का भी निकाल लीजिए, जबकि इसका बजट सिर्फ 15 करोड़ था। लेकिन अगर हम 100 करोड़ भी निकाल देते हैं, पीछे बचते हैं 100 करोड़ मिनिमम अमाउंट। क्या उसमें से इन्होंने 1 लाख रुपए भी कश्मीरी पंडितों के लिए दिए थे, या फिर कुछ कश्मीरी पंडितों की नौकरी का इन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी? क्या इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को कुछ सहायता मिले? क्या उन्हें वापस कश्मीर वैली में शिफ्ट किया गया? क्या उन्हें उनके अधिकार मिले? नहीं, सिर्फ ये हल्ला था 1 या 2 दिन का। इस मूवी के आने के बाद में 1 या 2 महीने तक काफ़ी हो हल्ला रहा था, मूवी काफ़ी हिट हुई थी, इसके ऊपर केस भी हुए थे, कई सारी सिचुएशन हुई थी। लेकिन लोग एक चीज़ भूल गए थे, वो थे कश्मीरी पंडित जिनके साथ में ये अन्याय हुआ था। लोग उनको पूरी तरीके से भूल गए थे। एक भी कश्मीरी पंडित को इससे कोई फायदा नहीं हुआ था। बस ये मूवी बनाई गई थी इस वजह से कि हाँ उनके साथ अत्याचार हुआ है, ये मान लिया, लोगों में जागृति आ गई कि हाँ कश्मीरी पंडितों के साथ में अत्याचार हुए थे। लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था, ना सरकार, ना मीडिया, न लोग। मूवी बनाने वाले आए, मूवी बनाई और चले गए। दूसरी मूवी के बारे में बात करें तो है द केरला स्टोरी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला आप ये भी समझ लिए। इंडिया के अंदर हर रोज धर्म परिवर्तन करने के काम हुए जाते हैं, चाहे वो लीगली हो चाहे इलीगली, ये वाकई में होते हैं। ऐसे केस हमें हर रोज देखने को मिलते हैं जहां पर लड़कियों को एक लड़का अपना नाम हिंदू बताकर उसके बाद में उसका रेप करता है या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके वीडियो बनाता है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होती है इस्लाम में तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है या फिर उसे इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती या फिर आप ध्रुव राठी के वीडियो देखते हैं, जो कि 1 नंबर का इडियट आदमी है मेरी नज़र के अंदर। जब द केरला स्टोरी रिलीज हुई थी तो सिर्फ उसने अपनी रोटियां सेकने के लिए 3 लोगों का नंबर दिया था। आप एक चीज़ गौर से समझिए, NIA जो हमारी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोर्ट में तभी कोई केस प्रूफ होता है जब उसके अंदर सज़ा होती है। लेकिन अगर एक्सपर्ट की बात की जाए तो हर रोज़ ऐसे केसेस निकल कर सामने आते हैं जहाँ पर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है लड़कियों को या फिर उनको किडनैप किया जाता है। पाकिस्तान में तो काफ़ी आम बात है, हर रोज़ 20 लड़कियों को किडनैप करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान की बात है और हम बात करें इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर हर रोज़ ऐसे काम होते हैं, चाहे वो PFI जैसे कैंप हो या फिर और भी कई सारे ऐसे फिरके होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप TV भारत 24 की जो ट्विटर अकाउंट है उसको आप ज़रूर फॉलो करें। हम हर रोज़ इससे रिलेटेड ऐसी पोस्टर डालते हैं जिसके अंदर क्लियरली लड़की कहती है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, SP, DSP और ISP रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, वो खुद बयान देते हैं कि हाँ इसके पीछे ये वजह थी, इसका कारण ये था। अब इसके अंदर कितनी सजाएं होती है कितनी नहीं होती है इसका हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। अब लास्ट में बात करते हैं बेहतर हुरों के बारे में। तो बेहतर हुरों के बारे में आप सब जैसे जान ही गए होंगे कि ये सारी मूवी आतंकवादियों के ऊपर बेस्ड है। इसका इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर कोई अपनी रोटियां सेकता दिखे या फिर राजनीति करता दिखे तो आप उसका विरोध ज़रूर करें। इस इन्फॉर्मेशन को आप 100% सही मान सकते हैं। वहीं बात करूं मैं बेहतर हुरों के अंदर टारगेट नहीं किया गया है, इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, लेबनान, इराक, ईरान के अंदर लोगों को इस्लाम की आयतों का गलत मतलब समझाकर, कोट कीजिए, गलत मतलब समझाकर उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। अब ब्रेन वॉश कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। दरअसल एक साइकोलॉजी में एक टर्म्स होती है, उस टर्म्स का नाम है ऑपरेशन कंडीशनिंग। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इंसान को ब्रेन वॉश कर सकते हैं, या तो उसको रिवॉर्ड देकर या फिर उसको पनिशमेंट देकर। अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट का काम भी कैसे चलता है ये भी सुन लीजिए। रिवॉर्ड ये होता है बेहतर हुरे, जन्नत मिलना, उसके अंदर बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़कियां होना, अच्छे खासे फल फ्रूट होने, जो वो शख्स चाहता है उसे वो मिलता है, अच्छे बगीचे मिलते हैं, जिसके साथ वो रहना चाहता है उसे वो मिलता है। ये होता है रिवॉर्ड। और पनिशमेंट ये होती है कि अगर तुम अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे नहीं चलोगे, नबी के रास्तों पे नहीं चलोगे, तो अल्लाह तुम्हें दोज़ख में डाल देगा, उसके बाद में तुम्हें पकौड़े की तरह
तलेगा, उसकी तुम्हारे शरीर के ऊपर से सांप लौटेंगे, तुम्हें हाथियों से कुचलाया जाएगा, तुम्हें कीड़े मकोड़े खाएंगे। इस तरीके से बच्चे को ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं कह रहा हूँ बच्चे को ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि जब भी किसी सुसाइड और बॉम्बिंग को या बॉम्ब करने वाले लड़के को बनाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो आखिरकार पहले से बच्चा होता है। जब भी किसी शख्स को आतंकवादी बनाया जाता है तो उससे पहले वो एक होता है बच्चा। उस बच्चे को वो किडनैप करते हैं या फिर उसे खरीद कर लाते हैं। सीरिया के अंदर औरतों को खरीदना और लड़कों को खरीदना पुरानी बात नहीं है, अभी भी ये होता है। अगर आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं ट्विटर के ऊपर डाल दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो कि ओल्ट न्यूज़ वाले हैं, वो लगातार ऐसी चीज़ों का खंडन करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इंडिया की जड़ों को लगातार कुतर रहे हैं, कचरा कर रहे हैं इसका। जिन बच्चों को अलकायदा या फिर जो आईएसआई है वो जब इन्हें किडनैप करके लाते हैं या फिर इनको खरीद के लाते हैं या फिर जो पैदा होते बच्चे हैं उनको अपने पास में रखते हैं, इनको कभी भी साइंस की शिक्षा नहीं दी जाती, इनको कभी म्यूज़िक के बारे में नहीं बताया जाता, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ इनको कुरान पढ़ाई जाती है। उसके अंदर भी इनकी लोकल भाषा के अंदर उस कुरान की आयतों को रटना कैसे है। अगर किसी कुरान की आयत ऐसी होती है जो अरबी के अंदर लिखी हुई होती है और उस बच्चे को अरबी नहीं आती है, तो क्या करते हैं, उस कुरान की आयत को उसे रटवाते हैं और उसका जो मतलब होता है वहाँ पर वो मौलवी उसे बताते हैं। जब ये मौलवी उसे मतलब समझाते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत होता है। दरअसल 72 हुरों का कॉन्सेप्ट इस्लाम में इस तरीके से है। मैंने एक मौलाना जी से बात की, उन्होंने मुझे ये मतलब समझाया था, इसका मतलब और भी कुछ हो सकता है। दरअसल कुरान के अंदर 72 हुरों का कोई जिक्र इतना है नहीं, ये सारा हदीसों के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर 72 हुरों को कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन के साथ में समझाया गया है। दरअसल 72 हुरों का मतलब ये होता है कि जब आप मरने के बाद में अगर अल्लाह आपको जन्नत देगा तो उसके अंदर आपको ऐसे लोग, हुरों का मतलब होता है जिसे आप चाहते हैं। अब वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, उन्हें हुरों का जो है जगह दी गई है इस्लाम के अंदर। लेकिन जो मौलाना होते हैं पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान के अंदर, वो इसे गलत प्रिटेंड करते हैं या फिर गलत इसका मतलब समझाते हैं। इसका इंडिया के मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं और इस टाइप की कितनी मूवीज और आने वाली है। तो मूवीज की लिस्ट काफ़ी लंबी है देखा जाए तो। सबसे पहली है दिल्ली फाइल्स, जो रेप केस है उससे रिलेटेड। दूसरी है बंगाल फाइल्स। देखिए बंगाल फाइल्स को लेकर लगातार लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल बंगाल फाइल्स है 1971 के अंदर जब पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश के अंदर थी तो उसने कई सारी हिंदू और मुस्लिम दोनों औरतों का रेप किया था। रेप करने के बाद में मास रेप हुआ था। आप ये मान के चलिए, कभी आपको एक यूएन की जो रिपोर्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये जेनोसाइड हुआ था। एक टाइप से कई सारे लोगों को किस तरीके से मार दिया गया था 1971 के अंदर। 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए थे इस पूरे काम के अंदर, पूरे कांड के अंदर। वो तो ठीक है उस टाइम की भारतीय सेना का कि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराकर उनकी सॉवरेनिटी उनको वापस सौंपी। अब इसके अंदर भी मुस्लिम पक्ष का विरोध करने का कारण ये है क्योंकि जब बांग्लादेश के अंदर ये जेनोसाइड हुआ था 3 लाख लोगों का, उसके अंदर 90% हिंदू थे और 10% मुसलमान थे। 10% मुसलमान वो थे जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए मुक्ति वाहिनी के साथ में जुड़कर अपने बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे थे, उसकी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उन लोगों को भी मारा गया और कुछ ज़्यादातर जो मैसेकर्स हुआ था वो हिंदुओं के साथ में हुआ था। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो देखिए मेरा एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने फुल डिटेल में रिसर्च करके बनाया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ में अत्याचार होते हैं और बांग्लादेश के अंदर भी अभी भी चल रहे हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं और आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। इसके बाद में जो आगे मूवी आने वाली है उसका नाम है टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान ने इंडिया के अंदर क्या किया था, मुझे उसके बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरीके से डेविल था। उसने जितने अच्छे काम नहीं किए होंगे ना, उससे 100 गुना ज़्यादा उसने बुरे काम किए हैं। उसने गांव के गांव कन्वर्ट करवा दिए थे और जिन लोगों ने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था उन लोगों को जान से मार दिया था। 30,000 से भी ज़्यादा हिंदुओं को एक बार में मारने का उसकी खुद की बायोग्राफी के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप इसके बारे में भी विश्वास नहीं कर सकते तो आप इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर आपको फुल डिटेल में मिल जाएगी और टीपू सुल्तान की खुद की बातें मिल जाएगी। उसके बाद में मूवी आने वाली है सावरकर। वीर सावरकर को किससे तकलीफ हो सकती है और मुस्लिमों को क्यों खतरा होगा इससे। वीर सावरकर तो वो शख्स था जिसने 21 साल तक काला पानी की सजा देखी थी। अगर आप में से ज़्यादातर लोग काला पानी के बारे में नहीं समझते ना, तो एक बार गूगल जाके सर्च कर लीजिए काला पानी होता क्या है, उसकी सजाएं कितनी भयानक होती है। अगर इस दुनिया में कहीं पे नरक है ना तो वो काला पानी के अंदर है। अजमेर की 1992 के बारे में मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये उस टाइम का एक न्यूज़ आर्टिकल है। पोज करिए, इसे पढ़िए।
उस टाइम पे जो वहाँ की अजमेर शरीफ दरगाह है, तो उसके 2 खादिम लड़के थे, खादिम के लड़के थे, उन्होंने 200 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ में, ये 8 शख्स थे टोटल, 200 से भी ज़्यादा लड़कियों को रेप किया। रेप करने के बाद में उनके वीडियो बनाए, उनकी फ़ोटोज़ बनाई, खींची और उसे लीक कर दिया था। उन परिवारों की कई सारी बेइज्जती हुई थी, कई बदनामी हुई थी उन लोगों की, और कई सारी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। इस चीज़ से मुस्लिम को खतरा कैसे हो सकता है? ये एक अपराध है। अगर अपराध के बारे में कोई मूवी बन रही है तो बिल्कुल ठहिए, लोगों को समझना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि देखो फ्यूचर में ऐसे कांड हो चुके हैं। आने वाली जनरेशन को इस चीज़ से अवेयर रहना होगा और कैसे भी करके इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना होगा उनको। ये एक शिक्षा का काम करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। अजमेर 92। अब जो अंत में मूवी आने वाली है उसका नाम है द डेली फाइल डायरेक्ट एक्शन। अब ये मूवी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। दरअसल इस मूवी के अंदर 1920, 1931, 1946, 1948, 1962, 1965, 1977, 1989, 1992 और 1999 के बारे में जितने भी हिंदुओं के साथ में मैसेकर्स हुए थे, उन सारी चीज़ों के बारे में ये पूरी मूवी होने वाली है। और ये लास्ट में आएगी मूवी 2019 के दिल्ली दंगों के ऊपर। इस मूवी के अंदर जितने भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए हैं, उन सब के ऊपर ये मूवीज आने वाली है। इसका कंटेंट अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है कि किस टाइप से इसको बनाया जाएगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। अभी इस मूवी के बारे में मैं किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अब इस पूरे वीडियो के अंदर आपने अभी तक देख चुके हैं कि किस टाइप की मूवीज रिलीज होने वाली है। इन मूवीज के अंदर किस टाइप से मुसलमानों को खतरा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। दरअसल सारांश ये निकलता है, इन सारी मूवीज़ के अंदर किसी भी तरीके से मुस्लिम धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होता है किसी एक टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और आपको ये क्लेरिफाई करूंगा कि इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से बचना है तो वो है नेशनल मीडिया चैनल के ऊपर जो डिबेट होती है बेहतर हूरों से रिलेटेड, उससे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी TRP, अपनी जो पब्लिसिटी स्टंट है, उनके लिए काम करते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज राजपुरोहित।